साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर को देख रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिक 2023 नाम से करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के करंट अफ़ेयर को संकलित किया गया है। तो उसी पुस्तक को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका समसामयिक अर्धवार्षिक जो वाला सेक्शन है, जिसमें आपके चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठकें, समिति या आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें, इन सभी के बारे में जो है इस कह सकते हैं टाइटल के तहत हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उमा शेखर जी के बारे में। उमा शेखर, भारत की उमा शेखर को रोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूएन असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की अवेयरिंग काउंसिल के लिए चुना गया। किसे चुना गया है? उमा शेखर को। किसके लिए? तो रोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूएन असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का काउंसलिंग के लिए चुनाव का आयोजन जो है इटली के रोम में 14 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इस काउंसिल में भारत की सदस्यता जो है वो 2024 से 2028 की अवधि तक रहेगी। और ये जो यूनिड्रोइट है, यूनिड्रोइट मतलब UNIDROIT, इसको 1926 में यूएन के सहायक अंग, यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन के सहायक अंग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत इस संगठन का 1950 से सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा, कब इसको गठित किया गया था? 1926 में। और भारत इसका जो है 1950 से सदस्य है। आगे बढ़ते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित वाह्य लेखा परीक्षक के पैनल के 62वें 62वें सत्र में 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया। कब से कब तक के लिए चुना गया है? 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इससे पहले मुर्मू 2019 से 2023 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी बार ये चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मनीषा पाढ़ी के बारे में बात करें तो दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर तैनात मनीषा को देश की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति मिजोरम के राज्यपाल के एडीसी के रूप में की गई है। ठीक है, एडीसी के रूप में की गई है। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंपपति ने मनीषा पाढ़ी को इस पद पर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं राजकुमार राव के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को 26 अक्टूबर 2023 को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति के बारे में। तो अक्षता कृष्णमूर्ति अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ मार्स रोवर मिशन को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अक्षता MIT अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD होल्डर हैं और पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल हैं। फातिमा बीबी के बारे में याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज न्यायाधीश रही हैं। जो फातिमा बीबी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज न्यायाधीश फातिमा बीबी का 96 ईयर्स की अवस्था में 23 नवंबर 2023 को केरल के कोल्लम में निधन हो गया। ठीक है, और इनका जन्म 1927 में केरल के पथानमथिट्टा में हुआ था और इन्होंने 1950 में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तो फातिमा बीवी के बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो देखिए, इन्होंने 1974 में वह जिला और सत्र न्यायाधीश बनी। फिर 1989 से 1992 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 1993 से 1997 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य रही तथा 1997 से 2001 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो इनके कार्यकाल से संबंधित किन किन पदों पर कार्य किया, ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 कथन जो है बना करके इस पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला है MS स्वामीनाथन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हस्ती है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु शंबा शिवन स्वामीनाथन। तो इनका नाम पूरा याद रखिएगा। जो MS स्वामीनाथन, हम लोग MS स्वामीनाथन के नाम से इनको जानते हैं, पर इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। पूरा नाम पूछा जा सकता है। मनकोम्बु शंबा शिवन स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को 98 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। स्वामीनाथन 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से, फिर 98 में पद्म विभूषण से तथा
1967 में, मतलब सबसे पहले पद्मश्री दिया जाता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण होता है, तो तीनों से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। 1982 से 1988 के बीच फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के महानिदेशक रहे स्वामीनाथन को डॉक्टरेट की 84 मानद उपाधियां 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिली थी। टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तित्वों में से उन्हें एक के रूप में 1999 में चुना था। राहुल मिश्रा के बारे में बात करें, राहुल मिश्रा, तो भारत के फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को सितंबर 2023 में फ्रांस के डॉन्स एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया है। राहुल मिश्रा ने वर्ष 2014 में पेरिस फैशन वीक में अपने प्रेट ए पोर्टर कलेक्शन का विश्व की फैशन राजधानी में प्रवेश किया। 2014 में ही उन्हें मिलान फैशन वीक में अंतर्राष्ट्रीय वुल मार्क पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं पायल छाबड़ा के बारे में, तो हरियाणा के जिंद जिले की निवासी मेजर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेज के लिए प्रोबेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है। नाम क्या है इनका? पायल छाबड़ा। इन्हें सितंबर 2023 में आगरा में आयोजित एक समारोह में मैरून बेरेट से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं हेमंत विश्व शर्मा के बारे में, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए सितंबर 2023 में चुना गया है। शर्मा को विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए सम्मान दिया गया है। शर्मा से पूर्व यह सम्मान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया को मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं मनोहर सिंह गिल के बारे में, तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल, तो ध्यान रखिएगा मनोहर सिंह गिल जो है ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, का 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 87 ईयर्स के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे श्री गिल 1996 से 2001 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ध्यान रखिए कब से कब तक? 1996 से 2001 के दौरान। इसी दौरान 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2009 से 2011 में वह मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे। ठीक है, मनोहर सिंह गिल। आगे बढ़ते हैं शेख हसीना के बारे में, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में टाइम कवर स्टोरी में एक राजनीतिक घटना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिन्होंने पिछले दशक में एक देहाती जूट उत्पादक से एशिया प्रशांत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक बांग्लादेश की वृद्धि का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीति में वर्ष 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 1996 से 2001 तक इसी पद पर रही हैं। अभी हाल ही में जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं बांग्लादेश में, यहाँ पर शेख हसीना फिर से जो है यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं, 5वीं बार बनी है। हसीना की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक पुनरुत्थानवादी इस्लामवादियों को वश में करना और बांग्लादेशी राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप को कम करना है। उग्रवाद पर उनके दृढ़ रुख और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने समर्थकों से उनकी प्रशंसा अर्जित की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जियोर्जियो नेपोलितानो। इटली के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलितानो का 98 वर्ष की आयु में 22 सितंबर 2023 को रोम में निधन हो गया। ये 2006 से 2015 के दौरान इटली के राष्ट्रपति थे। लगातार दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले वह इटली के पहले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं बिशन सिंह बेदी के बारे में, तो भारत के पूर्व महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के पश्चात 23 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। वह 77 ईयर्स के थे। 1967 से 1989 या 1967 से 1979 के दौरान 67 टेस्ट मैच तथा 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले थे। 1976-78 के दौरान 22 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। देश के महानतम स्पिनर्स में गिने जाने वाले बिशन सिंह बेदी ने 266 विकेट टेस्ट मैचों में लिए थे, जो क्रिकेट से उनके संन्यास के समय भारत की ओर से रिकॉर्ड था। वर्ष 1970 में पद्मश्री से तथा 2004 में C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं डॉक्टर S.S. बद्रीनाथ के बारे में बात करें, तो नेत्र चिकित्सा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर S.S. बद्रीनाथ का 83 ईयर्स की अवस्था में 21 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के चेन्नई में निधन हो गया। बद्रीनाथ ने सस्ती एवं सर्वसुलभ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय की स्थापना चेन्नई में की थी। डॉक्टर बद्रीनाथ ने 1991 में डॉक्टर B.C. राय पुरस्कार, 1983 में पद्मश्री और 1996 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें।
सुब्रत राय सहारा के बारे में बात करें, सुब्रत राय के बारे में, सहारा समूह के संस्थापक उद्यमी सुब्रत राय का 75 ईयर्स की आयु में 14 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। सहारा फाइनेंस, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, मीडिया, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कई कंपनियों की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं डॉक्टर कमल मेघ राजानी के बारे में। तो भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर कमल को सितंबर 2023 में 2023-24 सत्र के लिए व्हाइट हाउस फेलो के रूप में 15 सदस्यों की सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर कमल 1 वर्ष के लिए व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों, कैबिनेट सचिवों और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ काम करेंगे। आगे बात करते हैं महुआ मोइत्रा के बारे में। तो कैश फॉर क्वेरी के मामले में कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। यह कार्रवाई करने का निर्णय आचार संहिता समिति एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। मोइत्रा 2019 में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी थी। मोइत्रा पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए व्यवसायी दरअसल हीरा नंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। निखिल डे के बारे में बात करें तो भारत में सामाजिक आंदोलनों और सरकारी कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने वाले निखिल डे को दिसंबर 2023 में अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के आरटीआई कार्यकर्ता निखिल जो है भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं। आगे बात करते हैं अंशुमान झिंगरन के बारे में। तो नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक अंशुमान झिंगरन खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। इतनी कम उम्र में अंशुमान का इस कठिन प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा करना उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं को दर्शाता है। देखिए 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। आगे बात करते हैं चर्चित स्थलों के बारे में। तो ओगोशावारा द्वीप श्रृंखला जो कि जापान में है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अक्टूबर 2023 के अंत में प्रशांत महासागर में जल के नीचे हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान की ओगोशावारा द्वीप श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में एक नया द्वीप उभर आया है। ज्वालामुखी से निकले मलबे से बने इस द्वीप का आकार जो है, नए द्वीप का आकार 200 मीटर लंबा है। इसका व्यास लगभग 100 मीटर है। ओगोशावारा द्वीप श्रृंखला, जिसे बोनिन द्वीप समूह भी कहा जाता है, एक ज्वालामुखी चाप है जिसमें 30 से अधिक द्वीप और टापू शामिल है। ध्यान रखिएगा कि आपका ओगोशावारा द्वीप श्रृंखला कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला है आर्गोलैंड के बारे में बात करें। आर्गोलैंड हाल ही में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने एक विशाल महाद्वीप आर्गोलैंड की खोज की है, जो 155 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। यह कभी सुपर कंटिनेंट गोंडवाना का अभिन्न अंग था। आगे बात करते हैं गोल्ड कोस्ट के बारे में। गोल्ड कोस्ट, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने हाल ही में वर्ष 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल के खेलों की मेजबानी से मना कर दिया है, जिसका कारण सरकारी समर्थन और वित्त की कमी बताया जा रहा है। इस शहर ने वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी की थी। पिछला राष्ट्रमंडल खेल जो वर्ष 2022 में हुआ था, वो यूके के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब अगला 2026 में होना है, तो गोल्ड कोस्ट में होना था, अब वहां पे नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मुगलू के बारे में। मुगलू, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना के मुलुगु में शमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तेलंगाना के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के सम्मान में रखा गया है। विश्वविद्यालय का नाम शमक्का सरक्का के नाम पर रखने का निर्णय क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति में उनके योगदान को उजागर करता है। आगे बात करते हैं इसी में, कोया आदिवासी समुदाय पर कर लगाने वाले स्थानीय शासकों के खिलाफ 13वीं सदी की लड़ाई में शमक्का सरक्का की भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित करने हेतु विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो इस से सम्मिलित कौन सी जनजाति है? कोया जनजाति है, या कोया आदिवासी कहां के हैं? तेलंगाना के हैं। ठीक है, धोर्डो कहां पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है। देखिए 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 वेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 नामक सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित थोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। थोरडो गांव सांस्कृतिक महत्व रखता है और विशेष रूप से 2005 में रण उत्सव के शुभारंभ स्थल के रूप में जाना जाता है। मतलब जो रण उत्सव होता है आपका गुजरात का, वो 2005 से यहीं पर हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की इस सूची में लगभग 260 आवेदनों में से कुल 54 गांवों का चयन किया गया था। इन 54 में से एक गांव आपका गुजरात का थोरडो भी है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इन 54 गांवों के अतिरिक्त अन्य 20 गांवों को भी इस सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, जिनमें जो अपग्रेड 20 जो गांव हैं अपग्रेड सूची प्रोग्राम वाले, इसमें मध्य प्रदेश का मांडला गांव भी शामिल है। देखिए
16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। कहां पर? उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। आगे बढ़ते हैं, उधमपुर के बारे में बात कर लेते हैं। उधमपुर के बारे में तो देखिए, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बदले हुए नाम का अनाउंस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 सितंबर 2023 को किया। कैप्टन महाजन जो है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन नौ पैरा के अधिकारी थे, जिन्होंने 2016 में पुलवामा में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहादत प्राप्त की थी। आगे बात करते हैं हुआकाला फ्लोरिडा के बारे में। हुआकाला फ्लोरिडा, पेरू में पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में 4 बच्चों की ममीकृत अवशेषों की खोज की गई है, जो संभवतः 1000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। यह खोज पेरू की राजधानी लीमा के एक पुरातात्विक स्थल हुआकाला फ्लोरिडा में की गई। इस अवशेष को एचस्मा संस्कृत का माना जा रहा है। एचस्मा संस्कृत, तो ध्यान रखिएगा कहां की एचस्मा संस्कृत? पेरू की है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रिस्बेन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अक्टूबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है। कहां पे खोला गया? तो महत्वपूर्ण है, ब्रिस्बेन में खोला गया है। इस चिड़ियाघर में लोग उन जानवरों से भी मिल सकते हैं जिनसे वह वास्तविक रूप में मिलने से डरते हैं। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। आलोक शर्मा की बात करें तो नवंबर 2023 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर अरुण कुमार सिन्हा का स्थान दिया गया, मतलब उनका स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। आलोक शर्मा 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, हितेश कुमार एस मकवाना भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हितेश कुमार को नवंबर 2023 में भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। कंचन देवी, हाल ही में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद आईसीएफआरआई भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। हीरालाल समारिया के बारे में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हीरालाल समारिया को, महत्वपूर्ण है, हीरालाल समारिया के बारे में याद रखिएगा। हीरालाल समारिया को नवंबर 2023 में देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी नियुक्त किया गया है। वह देश के पहले दलित जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। समारिया को वाईके सिन्हा के स्थान पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन के बारे में बात करें। रघु श्रीनिवासन, तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने भारत के सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और इन्होंने जो है इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चौधरी के स्थान ग्रहण किया है। आगे चलते हैं, अरिंदम बागाची के बारे में बात करें तो मार्च 2020 से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अरिंदम बागाची को अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत का राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि अक्टूबर 2023 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने अरविंदम बागची ने जो है इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं श्रीनिवास के स्वामी के बारे में। तो आर के स्वामी हंसा ग्रुप के श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस एबीसी का वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष सितंबर 2023 में बनाया गया है। इस पद पर स्वामी ने प्रताप जी पवार का स्थान ग्रहण किया है। रंगनाथ माधवन अभिनेता एवं निर्देशक, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में आर माधवन कहते हैं, रंगनाथ माधवन, तो इन्हें जो है सितंबर 2023 में पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने इस पद पर शेखर कुमार का स्थान ग्रहण किया है। राजेश नाम्बियार के बारे में, तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक CMD राजेश नाम्बियार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के संगठन नॉस्कॉम के नए चेयरमैन सितंबर 2023 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान इन्होंने लिया है। आगे बढ़ते हैं लोकेश सुजी के बारे में। लोकेश सुजी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सुजी को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए सितंबर 2023 में अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। भार्गव दास गुप्ता, तो ये जो है 22 सितंबर 2023 को भार्गव दास गुप्ता को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पूर्व आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं, KN शांता कुमारा के बारे में। KN शांता कुमारा भारतीय पत्रकारिता के अनुभवी मीडिया पेशेवर KN शांता कुमारा को सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर इन्होंने जो है अवीक सरकार का स्थान ग्रहण किया है। थर्मन
मुगरत्नम के बारे में, तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का कार्यभार जो है 16 सितंबर 2023 को ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने हलीमा याकूब का स्थान लिया है। सिंगापुर में राष्ट्रपति का यह कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सिंगापुर में ही जन्मे 66 वर्षीय षणमुगरत्नम मूलतः अर्थशास्त्री हैं तथा विगत 2 दशकों से भी अधिक समय तक सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएपी के साथ रहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र व मंत्री पदों पर कार्य किया है और वे 2011 से 2019 के दौरान सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब राष्ट्रपति हो गए हैं। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे अब बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नए महासचिव चुने गए हैं। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस क्षेत्रीय समूह का महासचिव नियुक्त किया गया है। इस पद पर भूटान के बेंजिन लेकफेल का स्थान उन्होंने लिया है। श्री इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अनीश शाह के बारे में, अनीश शाह महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीश शाह को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष 2023 में फिक्की की 96वीं वार्षिक बैठक में चुना गया है। उन्होंने इस पद पर शुभ्रकांत पांडा का स्थान लिया है। जितेश जान के बारे में, जितेश जान वर्ष 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी जिनेश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं क्यू डांग्यू के बारे में बात करें तो चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री क्यू डांग्यू को जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनएफएओ का महानिदेशक नियुक्त चुना गया। महत्वपूर्ण इसका कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, रोम के इटली के रोम में है। राकेश पाल 19 जुलाई 2023 को राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्हें आईसीजी का पहला गनर होने का भी सम्मान प्राप्त है। आगे बढ़ते न्यायमूर्ति एपी शाही के बारे में। जुलाई 2023 में मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रीति अंगलायम के बारे में बात करें, प्रीति अंगलायम जुलाई 2023 में आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक प्रीति अंगलायम को नियुक्त किया गया। वह आईआईटी की पहली महिला व किसी आईआईटी की पहली महिला निदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रवि सिन्हा के बारे में। तो भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है रवि सिन्हा की। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियानों के बारे में बात करें तो वज्र प्रहार की बात करें, वज्र प्रहार 2023 तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। बिन बैक्स 23 देखिए, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच हनोई में 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच बिनबैक्स 2023 कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अस्ट्रा हिंद 2023 तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सशस्त्र सेनाओं के बीच 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के मध्य में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में अस्ट्रा हिंद 2023 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण राजस्थान में 2022 में हुआ था। मित्र शक्ति 2023 के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन पुणे के औध में 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना ने रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर के द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन दिसंबर 2023 में मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों में पूरा किया। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए उपायों और प्रतिक्रियाओं को मान्य और पुरस्कृत करना है। अगला है सूर्य किरण 2023 तो भारत और नेपाल की सेनाओं का 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिशक्ति प्रहार क्या है? 13 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2023 तक 13 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक भारतीय सेना तीनों अंगों अपने उन्नत हथियार प्रणालियों और तकनीकों के परीक्षण हेतु त्रिशक्ति प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। अगला है नाटपोलरेक्स 9
इसको आप पूरा ऐसे पढ़ लीजिए, NATPO नाटपो रेक्स, NATPOLREX 9। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 25 नवंबर 2023 को वाडियार, गुजरात के वाडियार में 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे शॉर्ट में NATPOLREX 9 कहा गया। नहीं नहीं, यहां देखिए 9 लिखा गया है, यहां पे आपका 11 कर दिया गया, तो 9 है ये, ठीक है। 9 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के विरुद्ध विभिन्न संसाधन एजेंसियों के समन्वय और तैयारियों के स्तर का परीक्षण करना है। त्रिशूल 2023 के बारे में बात करें तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने 4 से 14 सितंबर 2023 के बीच लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक, लद्दाख के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल का आयोजन किया। किसने? भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में आयोजित इस अभ्यास को पश्चिमी वायु कमान ने, किसने नेतृत्व किया था? पश्चिमी वायु कमान ने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं युद्ध अभ्यास 2023 के बारे में। युद्ध अभ्यास 2023, भारतीय और अमेरिकी सेना का यह वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का के फोर्ट बेनराइट में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का विषय संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास में भारतीय सेना की मराठा बटालियन और अमेरिकी सेना 124 इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं सिम्बेक्स 2023 के बारे में। तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 नामक वार्षिक समुद्री अभ्यास, तो नौसेना का है ये, समुद्री अभ्यास का 30वां संस्करण 21 से 24 सितंबर 2023 के बीच 2 चरणों, हार्बर चरण और समुद्री चरण में सिंगापुर में आयोजित किया गया, ठीक है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS रणविजय, करमोटा क्लास कार्वेट INS करवती और सिंधु केसरी के अलावा समुद्री विमान P-81 ने हिस्सा लिया था। आगे चलते हैं अभ्यास FTX 23, अभ्यास FTX 23 के बारे में। तो 25 से 30 सितंबर 2023 तक रूस के प्रीमोर्स्की क्षेत्र में आयोजित आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 में भारत की ओर से राजपुताना राइफल्स ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। आगे बात करते हैं अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास के बारे में। अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास के बारे में। कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच 7 से 9 नवंबर 2023 के बीच विशाखापट्टनम में बोंगो सागर 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया और दोनों नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास संयुक्त गश्त की। इसके अलावा 7 से 9 नवंबर 2023 के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच संयुक्त गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें दोनों नौसेना इकाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त रूप से गश्त किया। हरिमाऊ शक्ति 23 के बारे में। हरिमाऊ शक्ति 23 देखिए, भारत व मलेशिया का संयुक्त द्विपक्षीय गोरिल्ला सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के मध्य में मेघालय में उमरोई छावनी में 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 के मध्य में इसको संपन्न किया गया, ठीक है। इसमें जो है भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिडेंट की बटालियन ने किया था। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, दोनों देशों के बीच इस अभ्यास का जो पिछला संस्करण था हरिमाऊ शक्ति 2023, ये नवंबर 2023 में मलेशिया के क्लुआंग के पुलाई में संपन्न हुआ था। संप्रति 2023 तो भारत व बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये जो भारत और बांग्लादेश की सेना है उनका संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रति 11 मेघालय के उमरोई छावनी में 13 से 16 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। आगे चलते हैं, अगला है ऑपरेशन अजय के बारे में। तो देखिए, युद्धाग्रस्त, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, युद्धाग्रस्त इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इससे पहले देखिए कुछ अन्य ऑपरेशन के बारे में बात करें। ज्ञातव्य है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जबकि सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी था और सीरिया और तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों की निकासी के लिए फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था और कोरोना महामारी के दौरान इसी कार्य के लिए ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था। तो इन ऑपरेशन के बारे में याद रखिएगा।
ऑपरेशन सजग के बारे में बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत समुद्र में मछली पकड़ने वाले सभी नौकाओं और छोटी जहाजों के आवश्यक दस्तावेज तथा चालक दल को जारी किए गए पास की गहन जांच की जाती है। ठीक है, ऑपरेशन सजग के बारे में था ये। अगला है नोमैडिक एलिफेंट 23 के बारे में। देखिए, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। यह अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक आधार पर आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीमेक्स 23 के बारे में। जो जीमेक्स 2023 के बारे में, तो भारत और जापान की नौसेना के बीच है ये, के बीच 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 के बीच विशाखापत्तनम में समुद्री अभ्यास जीमेक्स 23 आयोजित किया गया। जीमेक्स 23 में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी 3 स्तरों, सतह, उपसतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस 2023 के बारे में। तो देखिए, 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस 2023 में भारत की ओर से आईएनएस सुनैना ने हिस्सा लिया था। ठीक है, देखिए, यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो आपका ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस है, जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों, आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना आदि पर फोकस करता है। ठीक है, इस अभ्यास के दौरान अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस यूएनए वफार के सदस्य देशों की भाग लेने वाली नौसेनाओं के कर्मी जो है इसमें आपस में अभ्यास करते हैं। तो कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं परियोजना के बारे में। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के बारे में। तो संस्कृत पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में 8 दिसंबर 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का खुलासा किया। इस परियोजना को देश भर के गांव में अंतर्निहित समृद्धि को उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। इस का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय गांवों के बारे में जानकारी को आभासी और वास्तविक रूप में आगंतुकों के लिए सुलभ बनाना है। यह सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो देश भर के गांवों में निहित सांस्कृतिक विविधता का दस्तावेजीकरण करेगा। ठीक है, दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की सहायता में विकसित इस योजना के अंतर्गत एकत्र जानकारी को 7 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये शॉर्ट में पीएम जनमन कहते हैं, पीएम जनमन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए केंद्र और राज्य दोनों हिस्सा देंगे, दोनों का अपना अपना हिस्सा होगा। इसके तहत संबंधित मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से इस अभियान की घोषणा की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे पीबीटीजी कहते हैं, कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। देखिए, यह जो पीबीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधा प्रदान करेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो देखिए, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर 13,000 करोड़ रुपए के पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। देखिए, ये 18 ट्रेडर्स के कारीगरों की इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। इनमें आपके सुधार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे के काम करने वाले, इस तरह से कई सारे हैं। ठीक है, तो पूरे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, योजना के अंतर्गत पात्र कारीगरों को कारोबार शुरू करने एवं उसमें विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक व टूल किट प्रोत्साहन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पात्र कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।
रियायती ब्याज में 8% की ब्याज सब्सिडी भी शामिल है। प्रारंभ में 1 लाख तक का ऋण लाभार्थी को दिया जाएगा तथा इस ऋण का पुनर्भुगतान होने पर 2 लाख का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा, मतलब कुल 3 लाख का ऋण आपको दिया जाएगा। ठीक है, 5% की रियायती ब्याज दर पर। इस योजना के तहत स्किल अपग्रेडेशन के लिए 5 दिनों की ट्रेनिंग पात्र कारीगरों को दी जाएगी तथा साथ ही 500 रुपए प्रति दिन का स्टाइपेंड भुगतान भी ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टूल किट इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वहीं डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए 1 रुपए प्रति दिन लेन देन तक का इंसेंटिव 100 लेन देन तक दिया जाएगा। 1 रुपए प्रति दिन लेन देन तक का इंसेंटिव जो है 100 लेन देन तक दिया जाएगा। तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान 31 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन किया गया। इस अभियान के तहत 36 राज्यों और के साथ प्रदेशों के 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों और 6 लाख से अधिक गांव से 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि 8,000 से ज्यादा अमृत कलश लेकर के दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। अमृत कलश यात्रा भारत के हर कोने से मिट्टी और विभिन्न क्षेत्रों से पौधे लेकर के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक भव्य अमृत वाटिका की कल्पना करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। यह अभियान न केवल भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है, बल्कि एकता और प्रगति की भावना के साथ राष्ट्र के नायकों के प्रति सक्रिय भागीदारी और श्रद्धा को भी बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान और अमृत कलश यात्रा की परिकल्पना की, जिसकी नोडल एजेंसी संस्कृत मंत्रालय को बनाया गया। इस अभियान का नारा था मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक एक संस्थान एक संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप इसे 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए केंद्रित किया गया है। इसके तहत विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थियों की उम्र सीमा 10 से 19 वर्ष की होगी। ठीक है, स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में तो 17 सितंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर के स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, मुख्यतः महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से युक्त करना और उन्हें नौकरी तथा भविष्य के लिए तैयार करना है। इस पहल का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाना है। आगे बात करते हैं अब समिति और आयोग समेत महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला है संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हेतु अनीश दयाल सिंह कमेटी। देखिए 14 सितंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच हेतु सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में 15 दिसंबर को एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच समिति संसद की सुरक्षा उल्लंघन के कारणों की जांच करेगी तथा साथ ही कमियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। ध्यान रखिएगा, अनीश दयाल सिंह कमेटी। आगे बढ़ते हैं, बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु इरडा की कार्यकारी निदेशक मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? मीना कुमारी की अध्यक्षता में। इस समिति का उद्देश्य बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत बिक्री, जबरन बिक्री की शिकायतों के बीच इसकी दक्षता में सुधार करना है। आगे बात करते हैं, एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। देखिए देश में पंचायतों व नगर निकायों को से लेकर के सभी विधानसभाओं व लोकसभाओं तक के सभी चुनाव एक साथ ही संपन्न कराने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। एक देश एक चुनाव की इस धारणा की संभावनाएं तलाशने तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को। इसमें जो 7 अन्य सदस्य हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे रह चुके गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का सदस्य बनने से इनकार किया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार विधि मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव बनाए गए हैं, जबकि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति की बैठकों में शामिल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महेश चंद्र समिति के बारे में। महेश चंद्र समिति देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में अगस्त 2023 में इस समिति की स्थापना की गई है। इस समिति के सह अध्यक्ष कौन है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजुल भार्गव को बनाया गया। 19 सदस्यीय इस समिति के, मतलब ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 19 सदस्य हैं, 19 सदस्यीय यह समिति है। अन्य के नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर या करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2023 GPAI। देखिए, 12 से 14 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2023 GPAI या इंग्लिश में क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में दुनिया के लगभग 27 देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, देखिए, सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एआई के लिए भविष्य को निर्धारित करने के लिए सभी देशों ने एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन के बारे में देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICI द्वारा 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच गुजरात के गांधीनगर में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन ग्लोपैक का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए, कहां पर आयोजन किया गया? पहला था ये, चूंकि गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। ग्लोपैक लेखांकन जो है पेशेवरों के लिए शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने और पेशे से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक उपयुक्त मंच है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के वक्ताओं ने इसमें या प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, इसमें किस पर चर्चा हुई? इसमें वैश्विक स्तर पर अकाउंटेंसी पेशे के भविष्य को आकार देने वाले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अगला है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 के बारे में। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 के बारे में देखिए, 2 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच चेक गणराज्य के प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। इस सड़क कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। तो ध्यान रखिए, कहां पे हुआ था? चेक गणराज्य के प्राग में। अगला है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के बारे में। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 के इस फोरम की थीम क्या थी? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। यह जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना था। इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को उजागर करना है। अगला है प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो देखिए, 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं। आगे बात करते हैं। अगला है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के बारे में। तो देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 से 22 नवंबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। कहां पर किया गया? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन या मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा का जश्न मनाना। आगे बढ़ते हैं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 से 25 अगस्त 2023 को 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? डेवलपिंग इंडिया इंपावरिंग सिटीजन। अगला है 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में। तो 24 से 25 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, सऊदी अरब के रियाद जो उसकी राजधानी है में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी द न्यू कंपास
जो नई वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित है। इस आयोजन में दुनिया के प्रमुख निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं, अन्वेषकों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें हिस्सा लिया था। विश्व मसाला कांग्रेस 2023 के बारे में बात करें तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 15 से 17 सितंबर 2023 के बीच विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? विजन 2023 स्पाइस, SPICES। इसका मतलब क्या है? देखिए, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सलेंस एंड S फॉर सेफ्टी। हिंदी में स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा है। ठीक है। तो विश्व मसाला कांग्रेस 2023 कहां हुआ आयोजित? तो मुंबई में हुआ और ये 14वां संस्करण था। भारत में मसाला व्यापार संघों की सक्रिय भागीदारी के साथ मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माता, नियामक प्राधिकरण और G20 सदस्य देशों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। ठीक है। चौथा विश्व संस्कृत महोत्सव के बारे में, तो 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक चौथे विश्व संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया। इसका आयोजन जो है आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला है बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। देखिए, 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित 15 देशों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। कहां पर आयोजन हुआ? राजस्थान के जयपुर में। आगे बढ़ते हैं 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए, 20 सितंबर 2023 को 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या था? बिल्डिंग स्किल्स इंपावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। बिल्डिंग स्किल्स इंपावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 26-27 सितंबर 2023 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। इसमें सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी रही। इस आयोजन के द्वारा देश में शहरी परिवर्तन के भविष्य के रोड मैप को स्पष्ट करने में मदद हेतु मिशन के तहत किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए शहरों को एक मंच प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर ट्यूना आयोग की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक के बारे में। तो देखिए, मत्स्य पालन विभाग 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक हिंद महासागर ट्यूना आयोग, जिसे शॉर्ट में IOTC कहते हैं, कि डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक का आयोजन किया गया। यह IOTC और मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक रही है। ठीक है। इसने दुनिया भर से टूना मछली पालन के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। देखिए, टूना मछली और अन्य बड़ी पैलेजोइक प्रजातियां जैसे बिलफिश, शार्क और शंकुश आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में इंडोनेशिया, फ्रांस, स्पेन, यूरोपीय संघ के देशों सेशल्स, तंजानिया, ईरान, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, ओमान और भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं 27वां WAIPA अर्थात विश्व निवेश सम्मेलन, इसका पूरा नाम है आपका वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन के बारे में। तो देखिए, विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 11 से 14 दिसंबर 2023 को किया गया। पहली बार यह सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है, तो महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के इस वर्ष के सम्मेलन का विषय या थीम थी निवेशकों को सशक्त बनाना। आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली के बारे में। देखिए, 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2023 के बीच 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया। असेंबली में 20 देशों के मंत्रियों और 116 सदस्य तथा हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। असेंबली में ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा रूपांतर जैसे ISA की प्रमुख पहलों पर विचार विमर्श किया गया। आगे बात करते हैं महरौली में शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। ध्यान रखिए इसके बारे में। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत
राष्ट्रीय जल मिशन ने दिल्ली के महरौली, कहां पर है, दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमशी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। यह आयोजन जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा तथा पर्यटन और ऐसी विरासत संरचनाओं की बहाली को बढ़ावा देगा। देखिए, 15 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न जिलों में 75 प्राकृतिक जल विरासत संरचनाओं पर जल विरासत पखवाड़ा भी मनाया गया। यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 राष्ट्रव्यापी अभियान के सफल समापन का भी प्रतीक है। यह अभियान पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता थीम के साथ पूरा किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने संयुक्त प्रयास से महरौली के शमशी तालाब जहाज महल का जीर्णोद्धार कार्य पूरा, मतलब इनके द्वारा पूरा हो गया है संयुक्त प्रयास से। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। ध्यान रखिएगा कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच 5वें विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 5वां था, कहां पर हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह पहली बार है जब भारत ने इस कॉफी सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रोहन बोपन्ना को, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सम्मेलन जो है वैश्विक कॉफी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए 80 से अधिक देशों के उत्पादकों, क्यूरर्स, रोस्टर्स, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को साथ लाने में सफल रहा। आगे बढ़ते हैं विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक के बारे में। तो देखिए, 12 जुलाई 2023 को कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व निकाय चुनाव संघ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की कार्यकारी बैठक बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। वर्तमान में दुनिया के लगभग 119 देश के चुनावी प्रबंधन निकाय इसके सदस्य हैं। देखिए, AWEB की स्थापना अक्टूबर 2013 में दक्षिण कोरिया के सियोल में की गई थी। वर्ष 2023 की बैठक की जो थीम थी वो क्या थी, अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023। अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करें। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023, देखिए नई दिल्ली में 20 से 21 जुलाई 2023 को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों सहित 40 देशों के खाद्य नियामकों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों, बेहतर नियामक ढांचे और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान पर विचार विमर्श किया। शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों से निपटने में वैश्विक एकता और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं सेमिकॉन इंडिया 2023 के बारे में। गुजरात के गांधीनगर में 25 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी देने के उद्देश्य से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है आपका, चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है, तो चीन ने की है। इसके बारे में आगे देखें तो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत, कहां पे, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चीन ने दिसंबर 2023 में 2400 मीटर गहरी लगभग 1.5 मील भौतिकी प्रयोगशाला को शुरू किया है। फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स डीप अंडरग्राउंड आर और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी लियांगशान ई ऑटोनोमस प्रांत में जिनपिंग माउंटेन के नीचे स्थित है। ठीक है, यह लैब इटली की ग्रीन सेसो नेशनल लेबोरेटरी से लगभग दोगुनी है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर के बारे में अध्ययन हेतु इस प्रयोगशाला को बनाया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन धरती के नीचे जिस प्रयोगशाला में काम कर रहा है उसका नाम जिनपिंग लैब है। क्या है, जिनपिंग लैब है। आगे बात करते हैं, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत का विकास किया है। देखिए, IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्तर से कम करने के लिए अमृत, अर्थात इसका पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, अमृत नामक तकनीक को विकसित किया है। इसकी घोषणा दिसंबर 2023 में की गई है। देखिए, अमृत में नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग अमृत में किया गया है। नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया गया है। जब इसमें से पानी गुजारा जाता है तो यह आर्सेनिक को हटा देता है।
यह जल शोधक तकनीक घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित की गई है। पीने के पानी और भोजन में लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर या त्वचा पर घाव हो सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्थायी समिति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्थायी समिति द्वारा जल एवं स्वच्छता संबंधित सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए इस तकनीक की सिफारिश की गई है। सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अनुमोदन, संचालन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर विश्व का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीओ के बारे में देखिए। पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टेजना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका नामक, नाम क्या महत्वपूर्ण है, मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमनाइड रोबोट को हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है। इस नवोन्मेषी परियोजना का लक्ष्य जो है वो कंपनी के अद्वितीय मूल्यों के साथ उन्नत कृत्रिम बुद्धिमान और मशीन लर्निंग का मिश्रण करना है। मीका डेटा को तेजी से और सटीक रूप से संसाधित करने के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। वर्ष 2016 में हैंसन रोबोटिक्स ने मीका की बहन सोफिया का अनावरण किया था। हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ डेविड हैंसन सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एआई को मानकीकृत करने के महत्व पर जोर देते हैं। मानवीकृत करने के, ठीक है, मतलब उसे मानव जैसा बनाने के। अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई। देखिए, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए ने 9 नवंबर 2023 को चिकनगुनिया के पहले टीके इकिस्चक, यहां पे ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग क्या है, EXCHIQ, इकिस्चक को मंजूरी प्रदान की है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिकनगुनिया के बारे में बात करें तो चिकनगुनिया वायरस इंसान में मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी में बुखार, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन और स्किन पर दाने हो जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में 50 लाख मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि होने के बाद यह बीमारी वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बन गई है। चिकित्सक की एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दी जा सकती है। आगे बात करते हैं फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन के भंडार के बारे में। तो हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सफेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। कहां पर? फ्रांस में। वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिम डी डोनाटो ने उत्तर पूर्वी फ्रांस की जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे थे। तभी उसी दौरान सफेद हाइड्रोजन के एक महत्वपूर्ण भंडार की खोज की गई है। उन्होंने जमीन से, ये छोड़ दीजिए कितने नीचे है, देखिए, इसे सफेद नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके उत्पादन से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे सफेद हाइड्रोजन कहा गया है। ठीक है, सफेद हाइड्रोजन, क्योंकि इसके उत्पादन से जो है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती है। इस गैस की कीमत कम होगी और यह पारंपरिक ईंधन का प्रतिस्थापन कर सकेगा। रूस, ओमान, फ्रांस, माली और अन्य स्थानों पर भी सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज पूर्व में की गई है। यह सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में उत्पन्न होता है और इसे एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। हाइड्रोजन के अन्य रूपों के विपरीत सफेद हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी पैदा करता है, जिससे यह अत्यधिक क्षमता वाला एक असाधारण स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन जाता है। सफेद हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में एक क्लीनर विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जैसे वाहनों या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ईंधन सेल के रूप में। आगे बात करते हैं। गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में होगी। चंद्रमा एवं सूर्य की दिशा में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कदम बढ़ाने के पश्चात अब गहरे समुद्र में भी संसाधनों एवं जैव विविधता के संबंध में अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसी दिशा में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर नीचे तक समुद्रयान भेजने की भू विज्ञान मंत्रालय की योजना है। इस समुद्रयान या पनडुब्बी को मत्स्य 6000 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मत्स्य 6000 नाम याद रखिएगा। इसका निर्माण चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा किया जा रहा है। ये कहां पर है? ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहां पे है? चेन्नई में। या कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, चेन्नई में। ये याद रखिएगा। देखिए, भू विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर 2023 को इस इंस्टीट्यूट का दौरा करने के पश्चात परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि गहरे समुद्र में स्रोतों एवं जैव विविधता के अध्ययन के लिए 3 लोगों को मत्स्य 6000 के जरिए गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। गहरे समुद्र में निकिल व कोबाल्ट जैसे कई दुर्लभ खनिज उपलब्ध होने का वैज्ञानिकों का अनुमान है। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस मिशन के जरिए समुद्र के बारे में जानकारी मिलेगी, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी प्रक्रिया में समुद्री संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। समुद्रयान, या जिसे नाम दिया गया मत्स्य 6000 की लॉन्चिंग 2026 में संभावित है। आगे बात करते हैं। दुर्लभ धातु
टेंटलम की खोज के बारे में। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटलम धातु की खोज की गई है। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की है। टेंटलम की उपस्थिति न सिर्फ पंजाब बल्कि समूचे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। टेंटलम एक कठोर चमकदार संक्रमण धातु है जो अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर 73 है होता है। इसमें इतना लचीलापन होता है कि यह बिना टूटे यह पतले तार या धागे में परिवर्तित हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के अनुसार यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। टेंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे अधिक किया जाता है। टेंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बिना अधिक रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली स्टोर करने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। इसी के चलते स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में टेंटलम का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को। देखिए, उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत और उनकी शोध टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जुलाई 2023 में प्राप्त किया है। उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट अपने सहयोगी शोधार्थी मलेशिया के डॉक्टर जगदीश्वरन एवं डॉक्टर सेल्वा कुमार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के साथ मिलकर दर्ज कराया है। डॉक्टर अरविंदम ने बताया कि यह चिप पर सबसे नए आकार एवं न्यूनतम क्षेत्रफल का ऑन चिप ट्रांसफार्मर है जो आने वाले समय में 5G 6G टीवी, दूरसंचार, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं अन्य सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दक्षता बढ़ाएगा। मोबाइल समेत अन्य स्मार्ट उपकरणों में ऑन चिप सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्यतः वोल्टेज लेवल को परिवर्तित करने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचालित करने में विशुद्ध बाधा रहित डीसी करंट प्रवाहित करता है। वायरलेस दूरसंचार में चिप पर बने ट्रांसफार्मर पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, इसलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। आगे चलते हैं। अभी तक देखिए, सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की निर्भरता चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया पर है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है सूर्य की ओर इसरो का आदित्य L1 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के पश्चात अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया। 2 सितंबर 2023 को किया। यह प्रक्षेपण PSLV C57, नाम याद रखिएगा, PSLV C57 प्रक्षेपण वाहन के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। 1480.7 किलोग्राम वजन का आदित्य L1 एक जो है वेधशाला है जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट L1 पर इसे स्थापित किया जाना है। वहां तक पहुंचने में इसे 127 दिन का समय लगेगा। 25 दिसंबर 2023 को आदित्य L1 लैंग्वेज बिंदु के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश के निकट पहुंच गया है। देखिए, लैंग्वेज पॉइंट के बारे में बात करें तो लैंग्वेज पॉइंट जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन की स्थिति होती है, जिसे इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्ष यान एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और दिन और रात का चक्र इस स्थान की साइकिल को प्रभावित नहीं करता, जिससे सूर्य वहां से 24 घंटे अर्थात 7 दिन दिखाई पड़ता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में 5 लैंग्वेज पॉइंट्स है, L1, L2, L3, L4, L5। जो आदित्य L1 है वो L1 लैंग्वेज पॉइंट पर स्थित होगा। देखिए, इस पॉइंट का यह नामकरण 18वीं सदी के इटालियन खगोलशास्त्री व गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्वेज के नाम पर रखा गया है। इनमें L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने 29 अक्टूबर 2023 से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। देखिए, L1 पॉइंट पर रहते हुए आदित्य L1 सूर्य के निकट के वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ साथ कोरोना की भौतिकी व उसके तापमान तथा सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना एवं गतिशीलता आदि का अध्ययन करेगा। इन अध्ययनों के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड लगे हुए हैं, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे तथा शेष 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। शेष तीनों जो है L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। तो कितने पेलोड लगे? 4 पेलोड है, देखिए ध्यान रखिएगा। वस्तुतः आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष लेबोरेटरी होगी। पूर्णतः स्वदेशी आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। PSLV C57 से 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से उड़ान के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी की
पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाया गया, जहां इसका पेलोड रॉकेट से पृथक होकर 15 दिन तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर 15 सितंबर 2023 को L1 पॉइंट की ओर बढ़ गया। इसके अतिरिक्त देखिए, 18 सितंबर 2023 को आदित्य ने वैज्ञानिक डेटा संग्रह का कार्य शुरू कर दिया। 7 नवंबर को आदित्य L1 में लगे हेल 105 ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की। 1 दिसंबर 2023 को आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस ASPX एस्पेक्स पेलोड में सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर स्विच को चालू कर दिया गया है। देखिए 7 जनवरी 2024 को आदित्य के L1 बिंदु पर अपनी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंच गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुलशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट होगा। ठीक है, कहां पर? कुलशेखरपट्टिनम। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए कहां पर? ठीक है, तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। SSLV 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोमीटर की कक्षा में लगभग 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। इस परियोजना के लिए लगभग 2000 करोड़ जमीन इसरो को 2000 एकड़ जमीन इसरो को सौंपी जा चुकी है। तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले में स्थित कुलशेखरपट्टिनम पहली शताब्दी ईस्वी का एक प्राचीन बंदरगाह था। यह कोल्लम, चेरन और पांडियन बंदरगाहों के समकालीन था। वर्तमान में इसरो के पास एक अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि उड़ीसा में है। इस केंद्र में 2 लॉन्च पैड है, जहां से PSLV और LMB-3 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। आगे बात करते हैं बेन्नू एस्ट्रॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने का नासा का मिशन जो है वो सफल रहा। देखिए पृथ्वी से लगभग 8.23 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित वेनु क्षुद्रग्रह से चट्टान या पत्थरों के टुकड़े के सैंपल लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 7 वर्ष पूर्व भेजा गया ओसिरिस REX नाम याद रखिएगा यान अपने मिशन की सफलता के पश्चात 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर वापस लौट आया। एस्टेरॉयड की चट्टान के टुकड़ों के अध्ययन से सौरमंडल व पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारियां के प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किए जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेनु व अन्य क्षुद्रग्रह 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल की शुरुआत में ही बने थे। यह क्षुद्रग्रह ग्रहों के बनने के बाद बचे हुए पदार्थ हैं। 7 वर्ष के इस मिशन के लिए ओसिरिस रेक्स को 8 सितंबर 2016 को एटलस V411 रॉकेट से केप केनेवरल से रवाना किया गया था। 2 वर्ष की यात्रा के पश्चात अगस्त 2018 में यह यान बेनु क्षुद्रग्रह के निकट पहुंचा। 2 वर्ष तक बेनु की सतह का अवलोकन इस यान द्वारा किया गया। इसके पश्चात अक्टूबर 2020 में इसकी सतह के सैंपल इसने एकत्र किए। सैंपल लेकर ओसिरिस रेक्स ने पृथ्वी के लिए वापसी की अपनी यात्रा 2021 में शुरू की। 620 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसने बेनु के सैंपल से भरे कैप्सूल को खुद से अलग किया तथा 24 सितंबर 2023 को इस कैप्सूल को पैरासूट के द्वारा शॉर्ट लेक सिटी के पश्चिम में उटाह रेगिस्तान में सफलतापूर्वक उतारा गया। ओसिरिस रेक्स मिशन किसी एस्टेरॉयड की सतह से पत्थर के टुकड़े लाने का अमेरिका का पहला मिशन है। इससे पूर्व जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने हायाबुसा 1 के द्वारा पृथ्वी के एक निकट के एस्टेरॉयड इटोकावा से 1 मिलीग्राम से भी कम सैंपल लाने में सफलता 2010 में प्राप्त की थी। 1 मिलीग्राम से भी कम था वो। ठीक है, हायाबुसा 2 मिशन 2014 से 2020 के तहत एक अन्य निकटवर्ती एस्टेरॉयड रियुगु से भी कुछ ग्राम सैंपल लाने में सफलता मिली थी। हायाबुसा 2 का प्रक्षेपण 3 सितंबर 2014 को किया गया तथा पृथ्वी पर इसकी वापसी 5 दिसंबर 2020 को हुई थी। आगे बात करते हैं भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में। पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, देखिए भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा 28 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट, ठीक है, इसका उद्देश्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। हालांकि भारत में अंतरिक्ष आधारित एक्सरे खगोल विज्ञान स्थापित हो चुका है। यह मुख्य रूप से इमेजिंग, टाइम डोमेन अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पर केंद्रित है। आगामी एक्सपोसैट मिशन इसमें एक मुख्य मूल्यवर्धन का प्रतीक है। यह शोध
पारंपरिक समय और आवृत्ति डोमेन अध्ययनों को पूरा करते हुए एक्सरे खगोल विज्ञान में एक नया आयाम पेश करता है, जो वैज्ञानिक समुदाय के भीतर प्रत्याशा और उत्साह पैदा करता है। दो वैज्ञानिक पेलोड ले जाने वाले एक्सपोसैट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा से अवलोकन के लिए नामित किया गया है। इन दो पेलोड के नाम पोलिक्स, पूरा नाम क्या है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग है। इसरो के एस्ट्रोसैट ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोट जीआरवी की खोज की है। इसके बारे में बात कर लें कि ये क्या है। इसरो के एस्ट्रोसैट ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोट की खोज की है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन ने 2015 में चालू होने के बाद से 600 से अधिक गामा किरण विस्फोटों का पता लगाया है। गामा किरण विस्फोट बड़े पैमाने पर न्यूट्रॉन सितारों की मृत्यु या न्यूट्रॉन सितारों के विलय का प्रतिनिधित्व करते हैं। गामा किरण विस्फोट का पता लगाना कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर के 8 वर्षों तक जारी प्रदर्शन को दर्शाता है। इसने 22 नवंबर 2023 को 600वें जीआरवी का पता लगाया है। देखिए, इसरो ने 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था। इसे 5 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपना जीवन काल पार कर चुका है और अभी भी इसका महत्वपूर्ण अवलोकन कर रहा है। यह एस्ट्रोसैट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। ध्यान रखिए, एस्ट्रोसैट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीआरवी ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान विस्फोट है। यह सूर्य से अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा सेकंडों में उत्सर्जित करता है। ठीक है, यह सूर्य से अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा सेकंडों में उत्सर्जित कर देता है। आगे बात करते हैं। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद से पृथ्वी की कक्षा में लौटा है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो चांद से पृथ्वी की कक्षा में लौटा है। देखिए, चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉडल को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। देखिए, इस अनूठे प्रयोग से इसरो ने न केवल पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाला, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह समय भारत का है। इसरो ने इसके द्वारा चंद्रमा पर भविष्य में भेजे जाने वाले मिशन को वापस लाने की क्षमता प्राप्त की है। चंद्रयान 3 के पीएम अर्थात प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य लैंडर व रोवर को पृथ्वी के करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ से चंद्रमा की अंतिम ध्रुवीय वृत्ताकार कक्षा तक ले जाना था। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर को इस कक्षा में पहुंचाने और अपने से अलग करने के बाद पीएम ने अर्थात प्रोपल्सन मॉड्यूल ने चंद्रमा की परिक्रमा शुरू की है। इसमें लगे स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर हैबिटेटेबल प्लेनेट अर्थ उपकरण ने भी काम करना शुरू कर दिया। इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। शेप का काम पृथ्वी का पर्यवेक्षण था। इससे मिले डेटा के द्वारा हम सुदूर अंतरिक्ष में पृथ्वी जिसे दूसरे ग्रह तलाश कर सकेंगे। शुरुआत में योजना थी कि शेप 3 महीने काम करेगा और फिर इसका जीवन काल पूरा हो जाएगा। रॉकेट LVM-3 के द्वारा चंद्रयान 3 को बेहद सही ऊंचाई तक पहुंचाने की वजह से पीएम प्रोपल्सन मॉड्यूल में 1 महीने तक काम करने के बाद भी 100 किलो से ज्यादा ईंधन बच गया था। इसी से वैज्ञानिकों को नए परीक्षण का विचार आया कि बचे ईंधन से पीएम को वापस पृथ्वी की कक्षा में लाया जाए। पीएम का मार्ग पहली बार 9 अक्टूबर 2023 को बदला गया। चांद की कक्षा से ऊंचाई बढ़ाई गई और 13 अक्टूबर को ट्रांस अर्थ इंजेक्शन शुरू किया गया। 10 नवंबर को वह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से निकल गया था। 22 नवंबर 2023 को इसने पृथ्वी से निकटतम बिंदु प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स की वापसी से होने वाले लाभ क्या? देखिए, इस सफलता से चंद्र मिशन की वापसी की योजना बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलेगी। किसी फ्लाई बॉय मिशन ग्रह उपग्रह पर उतरे बिना निकट से गुजरना के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने में भी मदद मिलेगी। मिशन के मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसरो को काफी लाभ मिलेगा। मिशन को चंद्रमा से न टकराकर या फिर अंतरिक्ष में अनियंत्रित न छोड़कर इसरो ने बड़ी मात्रा में मलबा फैलने से भी रोका है। आगे बात करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किशोर आकाश गंगाओं का विस्तृत दृश्य कैप्चर किया है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किशोर आकाश गंगाओं की सबसे विस्तृत छवियों में से एक को कैप्चर किया है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आकाश गंगाएं कैसे बनी और विकसित हुई हैं। बिग बैंग, जो कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व होता है, से 2 से 3 अरब साल पहले किशोर आकाश गंगाओं, गैलेक्टिक शिशु कहते हैं, का निर्माण हुआ। ये गर्म होते हैं और प्रकाश से चमकते हैं। इस नए शोध से खगोलविदों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अलग अलग आकाश गंगाएं अलग अलग रास्तों से कैसे गुजरती हैं।
वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 23 प्राचीन आकाशगंगाओं की ओर इंगित किया है, जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने के लिए 10 अरब वर्षों से अधिक की यात्रा की है। इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भौतिकी और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर एलिसन स्टोम ने कहा कि इन किशोर आकाश गंगाओं में बहुत ही अनोखा रासायनिक डीएनए है, जो दिखाता है कि ये तारे तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक इन सुदूर आकाश गंगाओं से स्पेक्ट्रा का निरीक्षण करने के लिए सिसिलिया परियोजना पर काम कर रहे हैं। कौन सी? सिसिलिया परियोजना, CECILIA। गगनयान मिशन से जुड़े टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 के बारे में, TVD-1, क्या नाम है? TVD-1, टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 का सफल परीक्षण। देखिए, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहली परीक्षण उड़ान जो है TBD-1 जो है वो 11 अक्टूबर 2023 को सफल रही। TBD-1 का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन। एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ एक क्रू मॉडल को अंतरिक्ष में भेजकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाने का परीक्षण इसके तहत किया गया। ठीक है, अब देखिए कितने किलोमीटर गया, कितना छोड़ दीजिए यहां पर। देखिए, इस प्रकार इसरो के गगनयान मिशन की यह पहली 8.8 मिनट की परीक्षण उड़ान, जिसे टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन नाम दिया गया, सफल रही है। गगनयान की मानव रहित पहली उड़ान 2024 में तथा मानव युक्त उड़ान 2025 में संभावित है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाना है। इसकी तैयारी के लिए TVD-1 की तर्ज पर TVD-2, TVD-3 और TVD-4 परीक्षण उड़ानें संपन्न की जाएंगी। गगनयान मिशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भारत ने पार कर लिया है। इस उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्रू एस्केप सिस्टम को TVD-1 से अलग कर क्रू मॉडल की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी का परीक्षण करना था। इस प्रकार 21 अक्टूबर 2023 के टेस्ट फ्लाइट अबाउट मिशन के 3 भाग थे। सिंगल इंजन रॉकेट, अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए क्रू मॉडल तथा सिस्टम में खराबी आने की स्थिति में क्रू मॉडल में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित धरती पर लाने वाला सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम। आगे बात करते हैं स्पेस एक्सवे अपने 29वें मिशन के अंतर्गत 46 स्टारलिंक उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करेगा। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 9 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है आपका एक और कार्गो मिशन CRS-29 ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया। फाल्कन 9 के ऊपरी चरण ने योजना के अनुसार उड़ान भरने के 63 मिनट बाद 46 स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। ठीक है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया है। मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण अनुसंधान गियर और उपकरणों को ISS तक पहुंचाना है। आगे चलते हैं रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण के बारे में। रमन 2 रॉकेट इंजन, देखिए, इसरो ने हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप का नाम क्या है? स्काई रूट। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का 21 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी परीक्षण रेंज में रमन 2 इंजन का प्रयोग किया गया, जिसे स्काई रूट ने 820 न्यूटन और 1460 न्यूटन बल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया है। इसका सामान्य चैम्बर दबाव 8.5 बार एब्सोल्यूट है। इंजन में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का प्रणोदक के रूप में उपयोग किया गया है। 10 सेकंड अवधि का यह परीक्षण कई लक्षित मानदंडों पर खरा उतरा है। स्काई रूट रमन 2 इंजन को अपने प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के चौथे चरण में एकीकृत करना चाहता है। इससे पूर्व जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। यहां उल्लेखनीय है कि रॉकेट रमन 1 और 2-3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन का एक उन्नत संस्करण है। देखिए, भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन 1 इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CB रमन के नाम पर रखा है। यह प्रक्षेपण यान अर्थात रॉकेट का इंजन है। यह प्रोपेलेंट अर्थात ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। भारत में GSLV और GSLV Mk3 रॉकेट में इस इंजन का उपयोग होता है। रमन 1 और रमन 2 इंजन का किसी निजी कंपनी द्वारा इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में किया गया पहला परीक्षण है। नवंबर 2023 में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण किया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। आगे बढ़ते हैं दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 के सफल प्रक्षेपण के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े
वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3। ठीक है, देखिए एलोन मस्क की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस एक्स ने 28 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया। किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है स्पेस एक्स के फाल्कन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी हैवी रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर 39A से मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह जुपिटर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में नासा के आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाद फाल्कन हैवी वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। जुपिटर 3 जिसे इको स्टार इको स्टार 24 भी कहा जाता है, एक इको स्टार कंपनी ह्यूजेस का एक उपग्रह है। अगली पीढ़ी की अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट ग्रुप में इसे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए यह उपग्रह पहले से कक्षा में स्थापित ह्यूजेस जुपिटर उपग्रह फ्लीट में अन्य उपग्रहों में शामिल हो गया है। आगे चलते हैं, यहां पर इसका वजन कितना? 2948 किलोग्राम है, याद रखिएगा। रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें पहला है वायु रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर के सफल परीक्षण के बारे में। देखिए देश में ही विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण करते हुए वायुसेना ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। यह परीक्षण अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान किया गया। सतह से हवा में वार करने वाली यह प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली यह प्रणाली भारत में प्रवेश करने वाली दुश्मन की मिसाइलों पर आवाज की गति से 2.5 गुना तेजी से वार कर उन्हें रोक सकती है। वायुसेना के अनुसार सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, जिसे शॉर्ट में समर कहते हैं, समर को रूस में बनी पुरानी हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उपयोग करते हुए वायुसेना की रखरखाव कमान मेंटेनेंस कमांड ने दिल्ली स्थित 7 बेस रिपेयर डिपो में विकसित किया है। समर का परीक्षण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर 17 दिसंबर 2023 को किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। आवाज की रफ्तार से 2 से 2.5 गुना गति से हमला रोकने की क्षमता है इसकी। समर वायु रक्षा प्रणाली आसमान से हुए दुश्मन के हमले को असफल करने के लिए विकसित की गई है। इसे ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जाता है। यह प्लेटफॉर्म एक साथ 2 या साल्वो मोड एक के बाद एक मिसाइलें दाग सकता है। हमले के प्रारूप का निर्णय हालात के अनुसार लिया जाता है। अगला है भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश है। भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश है। देखिए दिसंबर में आयोजित अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना ने आकाश हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने में सफलता प्राप्त की। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश ने सिंगल फायरिंग से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने में सफलता हासिल की है। एक ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन द्वारा इतनी दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। आकाश भारत की पहली स्वदेशी मध्यम श्रेणी की मिसाइल है जो कई दिशाओं कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है। आगे बात करते हैं इसी में। देखिए आकाश फायरिंग यूनिट को फायरिंग लेवल राडार, फायरिंग कंट्रोल सेंटर और 2 आकाश एयरफोर्स लॉन्चर के साथ तैनात किया गया है। इन लॉन्चर्स में 5 मिसाइलें लगी हुई हैं। अगला है आईएनएस तर मुगली को नौसेना में शामिल किया गया। किसे? आईएनएस तर मुगली, नाम याद रखिएगा। आईएनएस तर मुगली को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 14 दिसंबर 2023 को आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस तर मुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। यह ट्रिंट क्लास त्रिकांत श्रेणी युद्धपोत है जिसे 2006 में भारत द्वारा मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्सेज को उपहार में दिया गया था, जहां इसने एमसीजीएन हुरावी के रूप में सेवा देने के बाद मई 2023 में यह भारत वापस लौटा। विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड द्वारा व्यापक मरम्मत कार्य के बाद तर मुगली को उसके वर्तमान स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए इसकी गति कितनी? 30 नॉट से अधिक की इसकी गति है। इसका जो नाम है, इसका नाम अंडमान समूह के एक सुरम्य द्वीप के नाम पर रखा गया है, तर मुगली। ठीक है, देखिए एमसीजीएस हुरावी के रूप में सेवा देने से पूर्व यह आईएनएस तिलंगचांग के नाम से 2006 तक भारतीय नौसेना में सक्रिय रहा था। देखिए आईएनएस तरंगुली का पुनः परिवर्तन न केवल नौसैनिक अभियानों में मील का पत्थर है, बल्कि समुद्री सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का
प्रतीक है। आगे देखते हैं, देखिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल के शिखर का अनावरण के बारे में। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल, नाम क्या है, इम्फाल। देखिए 28 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट 15 बी श्रेणी के तहत निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल के शिखर का नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया। इस जहाज के शिखर को कंगला पैलेस और कंगला शाह से सुसज्जित किया गया है। यह भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए मणिपुर के लोगों के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। देखिए जहाज के शीर्ष पर बने डिजाइन में बाईं ओर कंगला पैलेस और दाईं ओर कंगला शाह दर्शाया गया। बाईं ओर कंगला पैलेस और दाईं ओर कंगला शाह दर्शाया गया। कंगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह महल प्राचीन काल में मणिपुर के मैतेई राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित कंगला शाह मणिपुर के इतिहास की एक पौराणिक प्रणाली है और अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। कांगला शाह मणिपुर राज प्रतीक भी है। आगे बात करते हैं, इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। यह जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण की पहचान है और दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है। ठीक है, यह जहाज एमडीएल द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। यह महिला नाविकों के लिए एक अलग आवास वाला नौसेना का पहला युद्धपोत है। ध्यान रखिएगा, महिला नाविकों के लिए अलग आवास वाला नौसेना का पहला युद्धपोत है। यह भी यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, इम्फाल। देखिए यह विध्वंसक अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों से लैस है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाज रोधी मिसाइलें और टारपीडो शामिल हैं। इस जहाज का विस्थापन 7,400 टन और लंबाई 164 मीटर और ऊंचाई 57 फीट है। यह 30 नॉट अर्थात 56 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से गति हासिल करने में सक्षम है। आईएनएस इम्फाल 4 प्रोजेक्ट बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों से तीसरा है। देखिए आईएनएस इम्फाल जो है 4 प्रोजेक्ट बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगाओ को पहले ही चालू किया जा चुका है और ये आपका तीसरा है इम्फाल, आईएनएस इम्फाल। चौथा आईएनएस सूरत है। चारों के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। आगे बात करते हैं, सर्वेक्षण पोत संध्यापक नौसेना में शामिल हुआ। सर्वेक्षण पोत संध्यापक, देखिए 4 दिसंबर 2023 को संध्यापक नामक बृहद सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस पोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के दृष्टि से संध्यापक में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। संध्यापक 4 सर्वेक्षण पोतों में से पहला है। इन 4 सर्वेक्षण पोतों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से 30 अक्टूबर 2018 को समझौता किया था। इस पोत की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों और मार्गों का निर्धारण करना होगा। इस पोत में अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, रिमोट चालित वाहन, डिजिटल साइट स्कैनर, सोनार से युक्त है। संध्यापक की विस्थापन क्षमता लगभग 3,400 टन और लंबाई 110 मीटर है। विस्थापन क्षमता कितनी है, 3,400 टन और लंबाई 110 मीटर है। 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित यह पोत 18 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। पोत के निर्माण की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण के बारे में। मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट या शिखर का अनावरण किया गया। किसी जहाज का क्रेस्ट एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए यह पहली बार है कि किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ, जो कि 1936 में निर्मित हुआ था, एक एशियाई शेर, महिला और शक्ति का प्रतीक और लहरों को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च 2022 को किया गया था। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंटलाइन युद्धपोत परियोजनाओं के तहत अगली पीढ़ी के चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया गया है।
इसमें सूरत चौथा और आखिरी पोत है। यह युद्धपोत वर्तमान समय में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है, जो भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए के दलहीज पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव देखिए, देश की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणालियों, शासन कौशल व युद्ध कला यथा चाणक्य व तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुर द्वारा लिखित तमिल ग्रंथ तिरुवक्कुरल के ज्ञान सहित विभिन्न ऐतिहासिक रचनाओं में युद्ध कला संबंधी कला ज्ञान का विदोहन करने तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए उनके लाभ उठाने हेतु प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर किया। भारतीय सेना व यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई की साझेदारी में लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति व रणनीति को नए सिरे से देखने एवं समझने की इच्छा रखती है। प्रोजेक्ट में सहयोगी की भूमिका में शामिल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा सेवाओं पर केंद्रित कार्यों के लिए जाना जाता है। अगला है विभो एंटी टैंक माइंस भारतीय सेना में शामिल हो। क्या है विभो? क्या है? यह एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, देखिए सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक जिसे विभो नाम दिया गया है को भारतीय सेना में शामिल किया गया। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित इन माइंस को शत्रु के बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना है। अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित विभो एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। देखिए आगे बात करते हैं स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण के बारे में। देखिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल समुद्र में दुश्मन पोतों पर हमला करने की नौसेना की ताकत में वृद्धि करेगी। यह परीक्षण समुद्र में अघोषित जगह पर शिकिंग 42B हेलीकॉप्टर ने किया गया। अघोषित जगह जिसमें दागी गई मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। समुद्र में युद्ध के दृष्टि से यह मिसाइल तकनीक बेहद अहम है। यह मिसाइल सीक एंड गाइड तकनीक का प्रयोग करती है। सी स्कीमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है। इसके कारण मिसाइल राडार के पकड़ में नहीं आती है। मई 2022 में नौसेना ने शॉर्ट रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 380 किलोग्राम वजनी इस शॉर्ट रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। सतह से सतह, ध्यान रखिए अग्नि जो मिसाइल है आपकी सतह से सतह मार करती है। ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली इस परमाणु सक्षम मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। 15 मीटर और 12 टन वजनी यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को हुआ था। 25 जनवरी 2002 को हुआ था पहला परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के सफल परीक्षण के बारे में। 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, ध्यान रखें प्रलय भी सतह से सतह मार करने वाली है जैसे कि अग्नि है, का सफल परीक्षण किया गया। प्रलय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भार वहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। 500 से 1000 किलोग्राम है। ठोस ईंधन चालित यह मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीए पर आधारित है। मिसाइल के वारहेड में 6 प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। देखिए भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का परीक्षण Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। ये नाम याद रखिएगा, Su-30 MKI फाइटर जेट। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सुपरसोनिक की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अब कुछ नवीनतम पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। देखिए ब्रेकिंग द मोल्ड
री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। ये पुस्तक जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है। सिंधिया और 1857 राकेश पाठक की है। एलन मस्क, वॉल्टर इस्काशन इसाक्शन की पुस्तक है। वी आल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फाली एस नरिमन की पुस्तक है। निवलू कुदिचा सिम्हागल, निवलू कुदिचा सिम्हागल आत्मकथा है। ये इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ शेर जिसने चांदनी पी ली, इनके द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब हिंदी में जो नाम है, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन इन माई लाइफ, ये पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स की पुस्तक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यह एक कॉमिक बुक है जिसे एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर विकसित किया। ध्यान रखिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड महत्वपूर्ण है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस, सॉरी, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका अयंगर की पुस्तक है। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। मुरुगन को अपने इस उपन्यास के लिए साहित्य के प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ट्रेटर्स गेट जेफरी आर्चर की पुस्तक है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजय काबन जे के रोलिंग की पुस्तक है। गोइंग इनफाइनाइट गोइंग इनफाइनाइट, ठीक है, माइकल लुइस की पुस्तक है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लहरी की है। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड रोशनी चोकसी की है। रिक्विम इन राग जानकी रिक्विम इन राग जानकी, ये नीलम शरण गौर की पुस्तक है। प्रयागराज की नीलम के इस उपन्यास को वर्ष 2023 के अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज की है। मल्लिकार्जुन खड़गे करुणा, न्याय और समावेशी विकास के साथ राजनीतिक जुड़ाव जीवनी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है। ये इनकी पुस्तक है। अगेन एंड अगेन जोनाथन एविसन की पुस्तक है। कॉमन एट अनकॉमन सुधा मूर्ति की पुस्तक है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ एवं विस्मय वसु की है। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की है। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नंदिनी दास की पुस्तक है। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को 31 अक्टूबर 2023 को अपनी इस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है जेबा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुआ कुरैशी की पुस्तक है। हुमा कुरैशी जो फिल्म अभिनेत्री है, उनकी पुस्तक है। यादें और यादें पुष्पा भारती की है। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को अपने इस संस्मरण के लिए वर्ष 2023 के व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेस्टर्न लेन चेतना मारू की पुस्तक है। चेतना मारू का यह उपन्यास बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 6 उपन्यासों में शामिल था। वेस्टर्न लेन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की पुस्तक है। इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक 2019 में शेषन की मृत्यु के 4 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नीरजा चौधरी की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष की है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की पुस्तक है। कृष्ण द सेवंथ सेंस देवाशीष चटर्जी की है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और रस्किन बॉन्ड की दूसरी भी पुस्तक है, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। हाथी में गर्व, ये कालिक कोचरतिन की पुस्तक है। लोकमान्य संगति मराठी में शरद पवार की ये आत्मकथा है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की महत्वपूर्ण, याद रखिए विक्ट्री सिटी। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 अभिषेक चौधरी की पुस्तक है। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू की पुस्तक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल कस्तूरी डे की पुस्तक है। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। रिंग साइड डॉक्टर विजय दरडा नेहरू तिब्बत और चीन अवतार सिंह भसीन की है। नीला चदयन अखिल के जोगी है। जेसीबी ऑपरेटर और सुबह में अखबार बांटने वाले
अखिल के जो को उनकी पुस्तक नीला चदयन के लिए केरल साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महत्वपूर्ण है नीला चदयन अखिल के जो की पुस्तक है। ठीक है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए कॉमरेड शोभना भारती एवं अदिति पाठक की पुस्तक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।